क्या है ये? वृत्त। वृत्त में सबसे महत्वपूर्ण चीज कहाँ पे होती है? ये क्या है? कितने बिंदु हैं इस परिधि पर? अनंत। उनमें से कोई दो बिंदु ले। अब एक तो ये यहां से यहां तक की दूरी है, ये कहलाता है चाप। कितने चाप दिखाई दे रहे हैं? दो। एक लघु चाप, ये लघु चाप है, और ये दीर्घ चाप। इस लघु चाप के अंत सिरे भी वही हैं जो दीर्घ चाप के हैं। अगर मैं इन लघु चाप को मिला दूं अंत सिरों को, क्या कहते हैं इसको? तो अगर मैं कहूं लघु चाप ए बी, यहां पर एक बिंदु पी ले लेते हैं और यहां पर एक बिंदु पी ले लेते हैं, तो लघु चाप ए बी का मतलब है ए पी डी चाप। ए पी बी, ये पूरा जो यहां तक की लंबाई है क्या कहलाएगी? लघु चाप। और दीर्घ चाप कौन है? दीर्घ चाप ए बी, ये होगा ए क्यू। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम लघु चाप है या दीर्घ चाप है, यानी किसी दो बिंदुओं के संगत हमेशा दो चाप बनते हैं, एक चाप को लघु चाप कहते हैं और एक को दीर्घ चाप कहते हैं। इनके अंत सिरे, अंत्य बिंदु कौन कौन है? ए और बी। इसको केंद्र से मिला दें तो केंद्र पर एक कोण बन जाएगा। कब बना कोण ये? जब हमने वृत्त के किसी चाप के सिरों केंद्र से मिलाया तो एक केंद्र पे कोण बना। कहां पर बना? इसलिए इसे कहते हैं चाप ए बी द्वारा केंद्र ओ पर बना कोण। क्या नाम है इसका? कोण ए ओ बी। इसका नाम होता है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण कहलाता है। तो आपको केंद्रीय कोण समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो मेन चीज है केंद्रीय। तो हमने समझ लिया कि केंद्रीय कोण का निर्माण कैसे होता है। जब भी वृत्त पर कोई दो बिंदु हैं वो चाप कहलाते हैं। अब ये केंद्रीय कोण ये बना। अब आप देखिए चाप। अब चाप तो दो तरह के, कौन कौन से? एक दीर्घ चाप और एक लघु चाप। तो लघु चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना, बताओ कौन सा कोण बन रहा है? ए ओ बी। कौन सा बन रहा है? ए ओ बी। ए ओ बी। अब बताओ दीर्घ चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना। अब बताओ कौन बताएगा? दीर्घ चाप ये है। दीर्घ चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है वो ये वाला है ना। ये लघु चाप द्वारा बना कोण ये वाला है, और दीर्घ चाप द्वारा बना कोण, बात समझ आ रही? ये कोण 180 से ज्यादा है और ये 180 से कम। जब एक ही कोण का नाम हमें लिखना है, ए ओ बी ही कोण है, एक कोण 180 से कम है और एक कोण 180 से ज्यादा है, तो इसको हम इसके पीछे लिख देते हैं आर ई एफ, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ, हिंदी में कहते हैं विरहद कोण। क्या कहते हैं? विरहद या विरहद कोण ए। अगर हमने इसके पीछे रिफ्लेक्स या विरहद लिख दिया तो इसका मतलब है ये कोण 180 से ज्यादा वाला है, और खाली कोण ए ओ भी लिखा है, इसका मतलब वो कोण 180 से कम। एक ही कोण के नाम हैं, लेकिन वो कोण जो है वो एक दीर्घ चाप के द्वारा बन रहा है केंद्र पर, ये एक लघु चाप के द्वारा बन रहा है केंद्र पर। क्लियर हो गई बात? इन कोणों को क्या कहते हैं हम? अंडरलाइन किया हुआ है। थोड़ा सा और आगे सेक्टर नाम सुना है? चलिए हिंदी में लिखते हैं इसे
त्रिज्यखंड। अब सुना है नाम? यस सर। त्रिज्यखंड इंग्लिश में कहते हैं इसको सेक्टर। क्या होता है? वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप के मध्य घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी आपके पास अगर वृत्त है और वृत्त में अगर मैंने कोई दो त्रिज्याएं ले ली, एक त्रिज्या ये ले ली और एक त्रिज्या, तो त्रिज्या का नाम तो होगा ही होगा, क्योंकि त्रिज्या तो जब दो त्रिज्याएं लेंगे तो वृत्त की परिधि पर स्थित, ये शोर मत करो बेटा, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को हम केंद्र से मिलाएंगे। ठीक है, दो त्रिज्याएं होंगी और संगत चाप ये आ गए, तो दो त्रिज्याएं और चाप के बीच का जो क्षेत्र आया ये वाला, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? त्रिज्यखंड। तो मैं लिख देता हूं, ये जो क्षेत्र है आपके पास ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो दो त्रिज्या और दो चाप के बीच का घिरा क्षेत्र। ये अलग बात है कि ये जो चाप है वो लघु चाप है, लघु मतलब छोटा, तो इसका मतलब त्रिज्यखंड भी दो हो गए, एक लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला है सारा, और लघु त्रिज्यखंड ये वाला है। क्लियर हो गई बात? समझ आया? आप ध्यान से समझो। चलिए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड की बात करें। अगर हम इस पूरे वृत्त की बात करें, पूरे वृत्त, तो इसकी परिधि कितनी होगी? 2 पाई। कितनी होती है वृत्त की परिधि? 2 पाई। परिधि मतलब इसकी बाउंड्री की लंबाई। क्लियर है बात? अच्छा, जब वृत्त की परिधि 2 पाई आ गए, मान लो यहाँ से चले और यहाँ से चल के फिर वापस आए, तो केंद्रीय कोण कितना बना यहाँ से चल के? मान लो मैं ये वाला वृत्त ले रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ पहली त्रिज्या भी यही है, दूसरी त्रिज्या भी यही है, तो त्रिज्यखंड तो इसके दो त्रिज्याओं के बीच के घिरा क्षेत्रफल ये हो गया पूरा, क्यों? पूरा वृत्त हो गया। इस केस में केंद्रीय कोण कितना बनेगा? 360। ठीक है भाई, या तो ये यहाँ से चली नहीं होगी त्रिज्या, या फिर चल के पूरी वापस आई होगी। चली नहीं तो त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण 0, और चल के वापस आए तो केंद्रीय कोण 360। यानी जब केंद्रीय कोण 360 होता है तो वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होती है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। अगर केंद्रीय कोण 360 डिग्री है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि किसी इसमें आ नहीं रहा, वृत्त की त्रिज्या r हो तो ठीक है, केंद्रीय कोण 360 डिग्री होने पर वृत्त का क्षेत्र कितना होता है? कितना होता है? अरे इतनी तेज बताओ, इतनी तेज जब टीचर क्लास में नहीं होते तब बात करते हो, उतनी तेज आवाज। कितना होता है? हाँ, अब ऐसे ही आवाज। ठीक है, अगर ये 360 है, दोनों तरफ 360 से भाग कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 360 से भाग करूं, ये तो मैं कर सकता हूं ना, बराबर का निशान है, दोनों तरफ 360 से भाग तो कर सकता हूं। दोनों तरफ 360 से भाग करूंगा, यहाँ कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। तो केंद्रीय कोण 1 डिग्री होने पर
वृत्तखंड, अब वो वृत्तखंड तो नहीं रहेगा भाई, पूरा 360 था ना, और अगर 1 डिग्री होगा तो इस तरह से होगा, तो वृत्तखंड की जगह क्या बन जाएगा वो त्रिज्य। तो वृत्तखंड ना कह के मैं क्या कहूँगा उसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए बताओ, पाई आर स्क्वायर बटे, कोई नई चीज तो नहीं की है हमने, 2 360 से भाग कर दिया, तो यहाँ 360 से भाग करके सीधा एक ही लिख दिया। और यही आपने बचपन में पढ़ा यूनिटी मेथड, यही तो पढ़ा है कि 5 किलो चीनी अगर 10 रुपए की है तो 1 किलो चीनी कितने की होगी, 5 किलो चीनी अगर 10 रुपए की है तो 1 किलो चीनी कितने की होगी, कैसे पता लगा, 5 से भाग कर दिया। ऐसे ही अगर 10 किलो चावल 100 रुपए के हैं तो 1 किलो चावल कितने के होंगे, 10 रुपए के। 10 की जगह जब 1 लिख रहे हो तो जो यहाँ 10 लिखा था उससे उधर भाग कर देते हो, यही तो कर रहे हो। यही यूनिटी मेथड बच्चों ने पढ़ा था कि जिसकी जगह 1 लिखेंगे उससे उधर ले जाके भाग कर दिया करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर दोनों तरफ थीटा से गुणा कर दूं, इधर भी और इधर भी, थीटा जो है किसी कोण के लिए प्रयोग होता है और हर सवाल में थीटा का मान बदलेगा, और थीटा कौन सा कोण है, केंद्रीय कोण हो तथा केंद्रीय कोण कितना है, थीटा है। तो केंद्रीय कोण कितने डिग्री होने पर, थीटा, तो दोनों तरफ मैंने थीटा से गुणा कर दिया, होने पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे थीटा। तो यही आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है जिसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। अब आप जो याद रखेंगे वो ऐसे याद रखेंगे कि एक आपके पास वृत्त है, इस वृत्त का एक केंद्र है, इस केंद्र से 2 त्रिज्याएं हमने ली हैं और उन त्रिज्याओं के बीच में कोण थीटा है, तो ये आपके पास त्रिज्य खंड आ गया। जब भी मैं त्रिज्य खंड लिखूंगा और उसके पीछे लघु और दीर्घ नहीं लिखूंगा तो आप उसे कौन सा त्रिज्य खंड मानेंगे, लघु। जब तक उसके पीछे मैं दीर्घ नहीं लिखता तब तक आप उसे कौन सा त्रिज्य खंड मानेंगे, लघु। तो इसका मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त को थोड़ा आगे खिसका, और कुछ बच्चे इसको कैसे याद रखते हैं, वो कहते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल गुणा केंद्रीय कोण बटे, ठीक है। एक ये वाला तो जनरल है, ये तो सभी याद रखते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो रहा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, लेकिन कभी कभी हम इस सूत्र को भूल जाते हैं तो हम इसे ऐसे याद रखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 300। ऐसे ही चाप की लंबाई भी तो आ सकती है, अगर ये ए और ये बी है, इसका नाम ए रख दें और इसका नाम बी रख दें, तो चाप ए बी की लंबाई भी तो ऐसे आएगी, कोण 360 डिग्री होने पर वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। कोण 1 डिग्री होने पर वृत्त की परिधि 2 पाई आर बटे 360। तो वृत्त की परिधि की जगह हम क्या कहेंगे, चाप की लंबाई, क्योंकि जब हम कोण 360 के अलावा कुछ और लेते हैं तो क्या बन जाएगा, सीधा चाप बन जाएगा। तो चाप की लंबाई आ गई आपके पास, थीटा 2 पाई आर बटे 360, और केंद्रीय कोण थीटा होने पर चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360। तो
चाप की लंबाई। तो जब भी हमें चाप की लंबाई निकालनी होगी उसको एल कहते हैं। वो चाप की लंबाई आएगी 2πr गुणा थीटा बटे 360। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, या वृत्त की परिधि गुणा केंद्रीय कोण बटे 360। ये दो फॉर्मूले आपको रट लेने हैं बहुत अच्छे से। उतारो अभी, इसके बाद बताएंगे वृत्तखंड, क्योंकि अभी हमने बताया है केवल त्रिज्यखंड।